नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में बात विश्व व्यापार की, जिससे हम सब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। केन्या की राजधानी नैरोबी में WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की 10वीं बैठक होने जा रही है, जहां धनी देश अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए दांव-पेच करेंगे। दूसरी ओर गरीब और विकासशील देश अपनी विशाल आबादी के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष में जुटेंगे। भारत कृषि, खाद्य सब्सिडी, श्रम और शिक्षा जैसे अहम मुद्दों पर अपना पक्ष रखेगा और उसका इरादा इन बिंदुओं पर वैश्विक सहमति बनाकर अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करने का रहेगा। वहीं विकसित देश खुले बाजार और उदारीकरण के नाम पर गरीब देशों में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा दखल बनाने की पैरवी करेंगे। तो आज हम बात करेंगे, क्या भारत WTO की इस बैठक में अपने हितों की रक्षा करने में कामयाब होगा या फिर अमीर देशों के दबाव में आकर अपने हितों से समझौता करने के लिए तैयार हो जाएगा। आज बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के महासचिव और राज्यसभा के सदस्य मधुसूदन मिस्त्री। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। आप लोग राजनीतिक पक्ष से हैं। इसके अलावा हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं राहुल खुल्लर साहब, आप रिटायर्ड कॉमर्स सेक्रेटरी रह चुके हैं और आप ट्राई के चेयरमैन भी रह चुके हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी पहचान मैं ये कह सकती हूँ कि आप WTO की तमाम मीटिंग्स में शिरकत करते रहे हैं और पीस क्लॉज जो तैयार हुआ भारत की तरफ से, उसमें भी आपका एक बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा हमारे साथ हैं विश्वजीत धार, आप प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज़ एंड प्लानिंग JNU में। आपने अर्थव्यवस्था और WTO से जुड़े मुद्दों पर रिसर्च किया है, काफ़ी काम किया है। इसके अलावा हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान दिनेश अब्रोल साहब हैं। आप प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज़ इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में और नेशनल वर्किंग ग्रुप ऑफ पेटेंट लॉ एंड WTO के कन्वीनर भी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही आप युवाओं का भी स्वागत है हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। हम अपनी चर्चा में आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं कि दरअसल WTO के इस मंच पर इस बार क्या मुद्दे हैं। विश्व व्यापार संगठन का अखाड़ा इस बार केन्या की राजधानी नैरोबी में जमेगा। 15 से 18 दिसंबर तक मंत्री स्तर की इसकी बैठक में एक तरफ अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए धनी देशों का दांव-पेच होगा, तो दूसरी तरफ गरीब और विकासशील देश अपनी विशाल आबादी के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष में जुटेंगे। कृषि हो या उद्योग या सेवा क्षेत्र, सबको लेकर स्वार्थों का तीखा टकराव है। कृषि में भारत के नजरिए से सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या खाद्य सुरक्षा संबंधी सब्सिडी पर स्थायी समझौता होगा। भारत ने जोरदार संघर्ष कर WTO की बाली बैठक में अस्थायी राहत पा ली थी। अब धनी देश दबाव बना रहे हैं कि विकासशील देश कृषि उपजों के लिए बजट सहायता, समर्थन मूल्य, सार्वजनिक भंडारण लागत आदि से संबंधित सब्सिडी देना बंद कर दें। ऐसा तब है जब WTO वार्ता के दोहा दौर के तहत तय सब्सिडी कटौती के प्रावधानों पर धनी देशों ने खुद अमल नहीं किया है। फिर विकासशील देशों के लिए स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट यानी SNDT के प्रावधान और स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म के मुद्दे भी हैं, जिन्हें धनी देश दरकिनार करना चाहते हैं। एक और बड़ा सवाल जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज यानी GATS का है। धनी देश GATS के जरिए वित्तीय सेवाओं, बीमा, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में अपना कारोबार फैलाने की जुगत में है। भारत में उच्च शिक्षा को लेकर भी बड़ी चिंता पैदा हुई है। क्या उच्च शिक्षा सार्वजनिक सेवा की बजाय कारोबार मान ली जाएगी? इसके अलावा गैर कृषि यानी नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस एग्रीमेंट से जुड़े मुद्दे हैं, जो नैरोबी में संघर्ष का अगला मोर्चा बनेंगे। धनी देशों की मांग है कि विकासशील देश औद्योगिक उत्पादों, मछली और दूसरे समुद्री उत्पादों आदि पर आयात शुल्क घटा दें, मगर आशंका है कि इससे उन वस्तुओं का सस्ता आयात बढ़ेगा जिसका भारत जैसे देशों में रोजगार और औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर खराब असर पड़ेगा।
फिर सूचना तकनीक यानी IT उत्पादों पर आयात शुल्क खत्म करने और पर्यावरणीय वस्तु समझौते यानी EGA के मुद्दे हैं जिन पर विकासशील देशों को संघर्ष करना पड़ सकता है। और उसके ऊपर कथित 21वीं सदी के मुद्दों का भी प्रश्न है। इसके तहत अमेरिका और यूरोपीय संघ की कोशिश विकासशील देशों की आर्थिक नीतियों पर और अधिक उदारीकरण थोपने की है। वे चाहते हैं कि सरकारों की खरीद नीति, निवेश, प्रतिस्पर्धा नीति, ई-कॉमर्स, जलवायु से जुड़े व्यापार आदि के नियम भी WTO के तहत ही तय हों। अभी जबकि दोहा डेवलपमेंट एजेंडे पर अमल पूरा नहीं हुआ है और उसमें तय वचनबद्धताएं धनी देशों ने नहीं निभाई हैं, तब नए मुद्दों को लाने का कोई तर्क नहीं हो सकता। इसलिए बड़ा सवाल ये है कि क्या विकासशील देश धनी देशों के इस मंसूबे को नाकाम कर पाएंगे? क्या विकासशील देशों में ऐसी एकता दिखेगी जिससे वे अपने हितों को महफूज रख पाएं? तो अपनी चर्चा की शुरुआत में हमने बताया कि कैसे विकसित देश और धनी देश लगातार अपने मुद्दों पर दबाव बनाने की कोशिश में है विकासशील देशों पर। सवाल यही है कि क्या विकासशील देश नैरोबी में अपने हितों की रक्षा कर पाएंगे? मैं पहला सवाल आपसे करना चाहूँगी, सरकार का पक्ष जानना चाहती हूँ मैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो अभी मुद्दे हैं वो तो हैं ही, चाहे वो कृषि से जुड़ा मुद्दा हो या सेवा क्षेत्र से जुड़ा मुद्दा हो या और दूसरे जो व्यापार से जुड़े मुद्दे हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ नए एजेंडे को भी ले आना चाहता है जो 21वीं सदी के एजेंडे की बात कही जा रही है WTO में। इन तमाम मुद्दों पर भारत सरकार का रुख क्या होने जा रहा है? कोई चर्चा हुई है पार्टी के अंदर? हाँ, चर्चा हुई है, मंत्री जी से भी हुई है, उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दिए हैं और आपस में भी कई बार चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि WTO के इस नेगोशिएशंस में जाने के पहले हमें थोड़ा परिप्रेक्ष्य जरूर समझ लेना चाहिए। क्या था, जब दोहा राउंड, हमारा इंडिया का इंटरेस्ट था कि दोहा राउंड में जब एग्रीकल्चर सर्विसेज वगैरह जब इंक्लूड हुई, उसके पहले का परिप्रेक्ष्य WTO का पर्पस अलग था, उसके बाद से अलग हो गया। और उसके बाद सक्सेसिवली हम बाली राउंड देखें या वहाँ देखें तो जो डेवलप्ड नेशंस का कहीं ना कहीं ये था कि WTO की रेलिवेंस, उनका स्टैंड धीरे धीरे ये होता जा रहा है कि WTO की रेलिवेंस कम होती जा रही है, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो लोग हैं जिसकी लीडरशिप कहीं ना कहीं भारत को माना जाता है कि उनके कंसर्न्स और उसके इंटरेस्ट को वो ध्यान में रखे, उनका इंटरेस्ट है कि WTO को इफ़ेक्टिव बनाया जाए सर्विसेज और एग्रीकल्चर सेक्टर के जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ को निपटाने के लिए। तो मुझे लगता है इसको ध्यान में रखते हुए जो हमारा फोकस है सरकार का कि दोहा राउंड में जो हमारी फूड सिक्योरिटी मेनली और एग्रीकल्चर सेक्टर के जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह के जो इश्यूज हैं उनको हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। दूसरा, जो सर्विसेज सेक्टर में जहाँ पे कि फ्री मूवमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सन्स हैं, इनके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रख के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि, तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार अब इन दोनों ही मुद्दों पर ध्यान रखेगी अपनी जनता का, फर्म है अपने जी। लेकिन मिस्त्री साहब, 2013 में जब UPA सरकार थी उस दौर में पीस क्लॉज के जरिए एक तरह से निगोशिएशन किया गया और माना गया कि ये पीस क्लॉज जोड़कर सरकार ने अपनी एक उपलब्धि हासिल की, खासतौर से कृषि क्षेत्र में और खाद्य सब्सिडी को देने के क्षेत्र में अपनी जनता की सुरक्षा कर। लेकिन वो भी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। क्या सरकार को आगे करना चाहिए? मेरे हिसाब से एक तो आगे वाले जो मीटिंग होने जा रही है अफ्रीका में नैरोबी के अंदर, उसमें ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के ऊपर यूरोपियन देश सबसे ज़्यादा से ज़्यादा दबाव रखेंगे कि जिसकी वजह से उनकी जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो हमारे देश के अंदर पोर्ट फैसिलिटी वहाँ पर हो, ट्रांसपोर्ट हो, कस्टम के अंदर जो कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं वो उसमें से दूर हो और एक मार्केट उनके लिए ओपन हो, बहुत बड़ा और जल्दी से ओपन हो। वो उनका एजेंडा और मेन प्रायोरिटी रहेगी। पीस क्लॉज जो उनका एजेंडा तो हमें पता है, लेकिन हमारा एजेंडा क्या? मैं वही बता रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। अब सवाल ये आता है कि उसके साथ के अंदर जो जुड़ा वो इशा था वो एक था, एक तो स्टॉक होल्डिंग का था कि इस देश के अंदर हमारे पास में PDS की सिस्टम है और इसकी वजह से हम व्यापार के पूरे देश के अंदर से किसान को एक है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करते हैं और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से हम उनका खाद्यान्न भी खरीदते हैं तो लेते हैं और जमा करते हैं, क्योंकि वी हैव टू फीड ऑलमोस्ट
पूरी एंटायर जो पॉपुलेशन है उसके है तो उस पे एक बहुत बड़ी चर्चा ये खड़ी हुई थी कि ये पीस क्लॉज के अंदर ये जो स्टॉक होल्डिंग है उसको रखना चाहिए नहीं, और इंडिया है स्पेशलाइज है तो बाली के अंदर, और इसकी वजह से उन्होंने साइन नहीं किया उसके स्टॉक होल्डिंग के अंदर शायद अब, और उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ का भी बहुत उनको इंडिया को सपोर्ट मिला और इसकी वजह से है तो ये स्थिति और अभी आगे चली। अब सवाल नायरोबी राउंड के अंदर जो ये है कि एक तो एमएसपी की और जो सब्सिडीज़ दी जाती है उस सब्सिडीज़ के अंदर 86-88 की जो प्राइसेस रखी गई है उस प्राइसेस के मुताबिक से वो लोग सब्सिडी गिनते हैं। जो टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट है उस प्रोडक्शन कॉस्ट का 10% जितना पैसा जो है वो सब्सिडी में जाना चाहिए। हमारा ये कहना है कि नहीं 86 नहीं बट इन करंट जो प्राइसेस है उसके ऊपर से सब्सिडी की गिनती है तो होनी चाहिए। जैसे कि यूएस 120 बिलियन जितने पैसे जो है वहाँ देता है, हम 12 बिलियन के ऊपर भी नहीं आते। तो पॉइंट ये है सरकार के सामने जो है एक तो इतनी बड़ी जो हमारी एक सिस्टम है, क्योंकि पीडीएस के सिस्टम को अगर जो स्क्रैप करते हैं जो उनका इंटरेस्ट है, तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा मार्केट इंडिया का ओपन हो है तो एग्रीकल्चर और दूसरे उसके सर्विसेज सेक्टर का हमारे लगभग ऑलरेडी 48-49% शेयर है जीडीपी के अंदर, बाकी है तो 25-30% मैन्युफैक्चरिंग का आता है और बाकी दूसरे उसके उसमें। तो आप ये पूरी जो देश की व्यवस्था है जिसके अंदर करोड़ों लोग आज माल न्यूट्रिशन में है तो पोस्ट नाताल खैर के अंदर औरतें है तो मरी जाती है, बायोमास के अंदर वी आर लेगिंग बिहाइंड, एनीमिक हैं इसके। अब ये सब जो चीजें इसके साथ में जुड़ी हुई है तो आपको क्या भरोसा है? आप ये कह रहे हैं कि पीस क्लॉज के जरिए आप लोगों ने देश की जनता के हितों को सुरक्षित करने की कोशिश थोड़ी सी की थी, लेकिन क्या ये सरकार आगे उससे बढ़ पाएगी? सवाल तो ये है सरकार को मेरे ख्याल से बढ़ना ही चाहिए, नहीं इतना ही नहीं इसके ऊपर टिके रहना चाहिए। अगर जो सरकार नहीं टिकती है तो हम इतना बड़ा मार्केट ओपन करते, इतना ही नहीं लेकिन एक रिस्क हमारे सामने पूरे देश की पॉपुलेशन का आता है। मैंने एक सवाल अभी राज्यसभा में पूछा था, उसके अंदर इस साल 2014 के अंदर 5,500 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है इसके अंदर, और करीब है तो इतने ही लैंडलेस लेबर है, करीब लैंडलेस लेबर और किसान मिलकर 12,500 से लोगों ने सिर्फ एक या दूसरे कारण से किसानों ने अपने आप में आत्महत्या की। अब उसकी जो उसका जो प्रोडक्शन के साथ में जुड़ा हुआ है, सब्सिडियों के साथ में उसके अंदर जुड़ा हुआ, अगर जो आप है तो फर्टिलाइजर की सब्सिडी घटाते हो, ये सब चीजें उसको अफेक्ट करने वाली है। आपने अपनी तरफ से चिंताएं जता दी। खुल्लर साहब, आप लंबे समय तक उस विभाग में रहे हैं जो विभाग तमाम निटी ग्रिटीज पर एक तरह से कहे अपनी मोहर लगाता है और अपना पक्ष दुनिया के सामने रखता है। मैं ये जानना चाहती हूँ जो समस्याएं हैं, आज देश में 56% आबादी जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। जीडीपी ग्रोथ में सबसे ज़्यादा अगर सहयोग मिलता है तो वो सर्विसेज सेक्टर का ही मिलता है, और वो जो नए एजेंडे हैं उसको भी शामिल करने की कोशिश नए सिरे से किया जा रहा है विकसित देशों की तरफ से। ऐसे में सरकार का क्या रुख होना चाहिए और कैसे सरकार इन सभी जो पुराने दोहा दौर से लेके अब तक के जो चिंताएं हैं उसको भी मनवाने के लिए बाध्य करे विकसित देशों को और नई चिंताओं पर भी रोक लगाए? मेरे विचार में मैं एक दो बात बताना चाहता हूँ। सन 2007 से लेके आज तक लगातार इंडिया की पोजीशन ये रही है कि एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ जो डेवलप्ड कंट्रीज देते हैं इनको डिसमेंटल करना चाहिए और हर हालत में हम अपनी एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अचानक इंपोर्ट आया, पूरी एग्रीकल्चर वाइप आउट हो गई, हम नष्ट हो गए। और ये बाई पार्टीजन है, मतलब आप बीजेपी में हो या कांग्रेस में। उस समय दूसरी सरकार थी पर हम अपोजिशन से बात करके पोजीशन लेते थे, और मैं खुश हूँ कि इस मामले में, ऐसे मामलों में कभी ये पार्टी वार्टी का बात नहीं, जो हिंदुस्तान के हित में वही करना है। अब हुआ क्या है कि पिछले 7 साल से यूनाइटेड स्टेट्स ने दबाव डाल के कुछ आगे प्रोग्रेस नहीं होने दी, ना एग्रीकल्चर पे ना एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ पे। और अब 8 साल के बाद वही देश कह रहा है कि क्यों नहीं प्रोग्रेस हुई, इसलिए उसको बंद कर दो। कमाल का लॉजिक है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से हिंदुस्तान को मिल के बाकी देशों के साथ ये कह देना चाहिए कि देखिए ये एजेंडा 15 साल पहले बना था, रोका आपने है, हमने नहीं।
और जब तक ये आगे बढ़ेगा नहीं, हम नहीं मानने वाले। दूसरा, इसके पीछे कई लोग सपोर्ट दे रहे हैं, पूरा अफ्रीका सपोर्ट दे रहा है। अक्टूबर 2015 में यहाँ डेलीगेशन आके ऑल ऑफ अफ्रीका सपोर्टेड यू। बड़े बड़े देश, ब्राज़ील को छोड़ के इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ये सब मिल के कह रहे हैं कि ये ख़त्म करिए, पहले अबैंडन मत कीजिए। तो ये तो मेरे ख्याल से वाणिज्य विभाग और सरकार ये एजेंडा प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी सपोर्ट है। जैसे आप मिस्त्री जी बोल रहे थे, अग्रवाल जी बोल रहे थे, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। रही नहीं बातों की, लेकिन तकरीबन 20 साल निकल गए और अब तक दोहा दौर, अगर 2001 से भी देखा जाए तो दोहा दौर से भी लेकर अब तक कोई खास प्रगति इन सब संदर्भों में हुई नहीं। यानी भारत अपनी बात मनवाने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं रह पाया है। मैं आपसे डिफर करता हूँ। बहुत तरक्की हो गई थी। हाँ। और कई लेवल पे बहुत कुछ नैरो डिफरेंसेस नैरो हो गए थे। मुसीबत यह है कि डेवलप्ड कंट्री सन वर्ल्ड वॉर II से लेके अब 70 साल हो गए, खूब ढेर सब्सिडी देते हैं अपने एग्रीकल्चर को। गरीब कंट्रीज के पास कुछ है नहीं देने के लिए, तो क्या देंगे? वो एग्रीकल्चरल सब्सिडी जब तक ये एग्रीमेंट नहीं होता वो कायम है, क्योंकि वो रोकते नहीं है, वो रिड्यूस नहीं कर। सो द ओनली बेनिफिशियरी ऑफ नॉट कमिंग टू एन एग्रीमेंट आर द कंट्रीज विच आर द मोस्ट एग्रीजियस सपोर्टर्स ऑफ एग्रीकल्चरल सब्सिडीज। सो मेरे विचार में एटलीस्ट ये बिल्कुल नहीं छोड़ना। और मैं खुश हूँ कि बोथ वाणिज्य विभाग ये कह रहा है और कई और देश बड़े बड़े ये इस पे अड़े हुए हैं कि नहीं हो सकता। दूसरी बात, जहाँ नई बातें का मुद्दा है वहाँ भी हमको संभल करके चलना ही। कई बार कृषि पे, हाँ, कृषि पे मैं अलग, उस पर तो बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं मुड़ने जी, मतलब कृषि पर किसी भी तरीके की समझौते की गुंजाइश नहीं है। मैं चाहती हूँ कि कृषि पर पहले बात कर लें, इसके बाद जो नए एजेंडे हैं उस पर बात करेंगे। अब्रुल साहब, अगर हम कृषि पर भारत के रुख को देखें, खुल्लर साहब ने कहा कि नहीं, हमने जो डिफरेंसेस थे उसको काफ़ी नैरो किया और अब हम अपनी बात मनवाने में, अगर हम थोड़ा सा और एकजुट होकर, विकासशील देश एकजुट होकर अपने पक्ष रखें तो शायद हो सकता है हम अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाएं WTO सम्मेलन में। क्या आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ पहलकदमी की ज़रूरत थी। दूसरे विकसित देशों ने तो जो अपना रुख बताया ही है, लेकिन हमें विकासशील देशों के साथ जुड़ के एक ऐसा, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी जो हित हैं बटे हुए हैं। कुछ लोग तो जो है कृषि खाद्यान्न को इंपोर्ट करते हैं, मतलब आयात करते हैं, कुछ लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और कुछ ऐसे देश है जैसे कि हिंदुस्तान जो कि कृषि उनके लिए आजीविका का साधन है। 70% लोग जो है कृषि के ऊपर निर्भर है। तो हम सबके हित थोड़े से बटे हुए हैं। उनको कैसे अपन एकत्रित करते हैं, कैसे उनको यूनिफाई करते हैं, वो एक बड़ी चुनौती थी। और उसको अपन जो है कैसे अपनी जो हमारे पास गैट के तहत भी और WTO में भी अभी वो संभावना थी कि अपन ये विकसित देशों को, जिसमें ब्राजील आता है, इजिप्ट आता है, अफ्रीका के देश आते हैं, हम लोग एक इकट्ठी पहलकदमी करते हैं कि देखो हम एक दूसरे के हित देखने को तैयार है, लेकिन उनके ऊपर दबाव बनाएंगे जो विकसित देश हैं कि वो अपनी जो सब्सिडी जो है, जिन्होंने उन्होंने सारी ग्रीन बॉक्स में शिफ्ट कर दी जी, और उनको कहा 20% अपनी सब्सिडी घटानी थी, लेकिन उन्होंने सारी सब्सिडी को बढ़ा रहे हैं ताकि अनलिमिटेड सब्सिडी दी जा सके। देखिए, WTO में सिर्फ बातचीत से मामला नहीं बनता। आपको संख्या जुटानी पड़ेगी, आपको ताकत जुटानी पड़ेगी। उसके लिए कोई पहलकदमी नहीं हुई। ये हमारी एक सबसे बड़ी परेशानी है इस समय। मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले। आप ये कह रहे हैं, दूसरे मुद्दे पर हमारे, उससे पहले आप ये कह रहे हैं कि भारत ने और तमाम विकासशील देशों ने एकजुट होकर कोई अपनी तरफ से पहलकदमी नहीं की, जो एकजुटता EU और अमेरिका के बीच में देखने को मिल रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इसमें मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि देखिए WTO नेगोशिएशन का प्लेटफॉर्म है। अगर डेवलप्ड कंट्रीज अपने इंटरेस्ट को देखेंगे, वो उसको फॉलो करेंगे, उनके पास एक पावर है, लॉबिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन हमारी तरफ से प्रयास हुआ है नहीं। तो WTO जो पिछली बार एग्रीकल्चर उसमें अपनी फूड सिक्योरिटी के बिल के कारण साइन नहीं किया था, उसके बाद अमेरिका को झुकना पड़ा और हमारी बात को मान के फिर साइन हुआ। और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ का जो समिट हुआ है, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा सपोर्ट बेस यहाँ पे अभी इस साल 2015 में जो ये हुआ था, ये सपोर्ट बेस होगा। वो डिवीज़न का उनका एस्पेक्ट तो है,
वो डेवलप्ड और मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक अफ्रीकन emerging कंट्रीज का जो economy समिट को भी हुआ था segregate वो हो करना सकता चाह है रहे हैं। हमारे लिए एक ताकत बने, लेकिन हाँ। उसके लिए हमें अपनी तरफ से एक प्रयास चीज भी और करना मैं छोटी पड़ेगा। सी बात इसमें ये कह रहा हूँ कि वह डेवलपिंग कंट्रीज को भी डिवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं वो emerging हमेशा ही होता economy रहा है, से। लेकिन सवाल यह है कि जो खाद्य सुरक्षा संबंधी सब्सिडी का मामला है उस पर स्थायी समझौते की कोई गुंजाइश इस नैरोबी सम्मेलन में दिख रही है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि इसमें ये मानेंगे। और कारण यही है कि हम जो बाकी मुद्दे जो हमने कृषि पे जो हमने रेस किया था पहले, वो उस जोर से अभी हम कह नहीं रहे हैं। क्योंकि अभी जैसे अभी सब्सिडीज़ की बात चली, 1995 में जब WTO बना, US ने करीब $60 बिलियन सब्सिडी दिए थे और 2012 में वो बढ़ के $140 बिलियन हो गया। हाँ, तो ये जो बातें हैं, क्योंकि नेगोशिएशंस में, और खुल्लर साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक आपके सामने जो हैं, जो आपको आप कुछ करने नहीं दे रहे हैं, जब आप उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, आप अगर जाके कहें कि हमें ये समस्या है, हमारी समस्या देखिए, वो कभी भी मानेंगे नहीं, क्योंकि उनके लॉबीज हैं। तो नेगोशिएशन का एक पहलू ये भी है कि आप उनके ऊपर वार कीजिए कि आपने जो कहा था जब WTO बना था कि सब्सिडी घटाएंगे, तो वो 60 से 140 बिलियन कैसे हुआ? हाँ, और आप जो वो तो कहते हैं कि वो ग्रीन बॉक्स में चला गया नहीं, है। ग्रीन बॉक्स को तो छोड़िए, हमने तो ये भी उठाया था पहले जो नेगोशिएशन पे, हमने कहा था कि ग्रीन बॉक्स वगैरह कुछ बनता नहीं है, क्योंकि ग्रीन बॉक्स में भी डिस्टॉर्शन होता है, क्योंकि आप जो है आपका कंट्रोल विश्व के मार्केट में, एग्रीकल्चर मार्केट में बहुत बढ़ गया है। और इस सब्सिडीज के कारण आप क्या कर रहे हैं कि वो हमारे जैसे देशों में डंप करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छी बात ये रही है कि भारत में कृषि एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे टैरिफ्स हाई है। अब वार इस पे हो रहा है कि टैरिफ्स घटा लें, और कुछ लोग बात ये भी कर रहे हैं कि टैरिफ्स घटा लें, क्योंकि यही चल रहा है। अगर हम टैरिफ्स घटा लें और वो सब्सिडी से सस्ता अनाज यहाँ पर भेजे तो हमारी कृषि की तो हालत, जो अभी मिस्त्री जी कह रहे थे कि जो सुसाइड्स हो रहा है, वो तो कई गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर हमारे देश में कुछ बेच नहीं सकेंगे किसान, और बाहर से इंपोर्ट्स आ जाए, तो ये कैसा संभव है? तो हमारा बड़ा सीधा सा मुद्दा था WTO में। हमने ये कहा था कि देखिए, आप टैरिफ्स की बात तो करिए मत जब तक आप सब्सिडीज नहीं घटाएंगे, क्योंकि उससे हो रहा है, ये मुद्दा हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो पहले हमने जो हमारा जो इश्यूज थे, ये तो बीच में आ गया था फूड सिक्योरिटी, क्योंकि हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट किया, और उसके चलते हमने देखा कि WTO का ये पर्टिकुलर क्लॉज जो है ये इसमें आड़े आ रहा है। पर और मुद्दे थे कृषि के, और उसमें एक मुद्दा ये जो मैं कह रहा हूँ कि इसमें था, जब तक मुझे लगता है कि हम ये सब मुद्दा, पर्टिकुलरली US सब्सिडीज का मुद्दा नहीं लाएंगे, तब तक ये हमारे जो परमानेंट सोल्यूशन और ये सब है, ये कभी मानेंगे नहीं। इसको हमें भूल जाना चाहिए। नहीं, एक तो ये है कि हम अपनी तरफ से विकासशील देशों को साथ लेकर कैसे दबाव बनाएंगे, और दूसरी तरफ ये है कि मुद्दे क्या हैं। देखिए, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में 3 बड़े मुद्दे हैं। हाँ। पहले हम वो सेटल कर लें। फिर जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका सिर्फ एक मुद्दा है कि किसी तरह बाजार खोलें, दो एजेंडा बंद करा दो, आगे उस पर कोई काम नहीं होने दो। जिसमें उनकी इंटरेस्ट है कि एग्रीकल्चर का जितनी भी सब्सिडीज वो दिए जा रहे हैं पिछले 60 साल से, वो कंटिन्यू करें, कुछ नहीं हो। दूसरा, जो भी जब बाली का प्रोग्राम, बाली का की जिक्र कर रहे थे, जहाँ पर मिनिस्ट्रियल हुआ था, उस समय ये मिनिस्टर्स ने सहमति की थी कि हम 2 एजेंडा पे काम करेंगे। वो दोहा का जितना एजेंडा था, डेवलपमेंट एजेंडा, उसमें एक ढेला काम नहीं किया। तीसरा, डेवलप्ड कंट्रीज कहेंगे कि किसी तरह ये नए नए मुद्दे जो हैं, एनवायरनमेंट, लेबर, ई-कॉमर्स वगैरह वगैरह, इनको ले आइए आगे, जिनमें उनका इंटरेस्ट है। दूसरी ओर डेवलपिंग कंट्रीज ये इन्हीं 3 मुद्दों पे कहेगी नहीं, दोहा एजेंडा नहीं बंद होना चाहिए, दोहा एजेंडा पे काम शुरू होना चाहिए, और नई बातें बाद में होंगी। दिस इज द डिवाइड developing countries here on these 3 issues.
आई थिंक देर विल नॉट बी टाइम, मतलब मेरे विचार में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस में डिटेल में जाना कि ये कैसे लैंग्वेज बनेगी, ये क्लॉज आगे होगा नहीं होगा, ये सब होने का नहीं, ये सब नहीं, ये सब इस पे चर्चा नहीं होगी। और जैसे मिस्त्री जी ने जिक्र किया था, सबसे मोटा मुद्दा ये होगा ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट तैयार है, उस पर दस्तखत करके भागो यहाँ से, और कुछ बात होगी नहीं, क्योंकि बाकी चीज़ों पे स्टेलमेट होना है। ये यहाँ की बहुत नौबत है। अब रही बात आगे बढ़ने की, मानिए ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, पूरा अफ्रीका आपके पीछे है। दैट अकाउंट्स फॉर मोर देन 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। अब वो कह रहे हैं कि साहब डेवलपमेंट का एजेंडा क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है और क्यों आप रोकना चाहते हैं? ये तो इसका जवाब तो यूरोप और यूएस वालों को देना चाहिए। यूएस वालों ने 7 साल से रोका हुआ काम, उनसे सवाल ये पूछिए, हमसे क्यों पूछते हैं? जी, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि ट्रेड फैसिलिटी एग्रीमेंट कराकर एक तरह से कोशिश करेंगे विकसित देश की अपनी बातें थोप दी जाए और बाकी सारी चीज़ों पर चलते रहे जैसे चल रहा है वैसे ही, तो इससे भारत को क्या हासिल होगा? कोई ऐसा शोध पत्र देखा नहीं है सरकार की तरफ से कि भाई ट्रेड फैसिलिटेशन का जो एग्रीमेंट है उससे क्या आयात बढ़ेगा या निर्यात बढ़ेगा। इसके ऊपर मैंने अभी तो कोई स्टडी देखा नहीं है। हमारा तो बहुत सारे साथियों का मानना है कि जिस तरह से हमने 2009 से 2008 से देखा है, निर्यात बढ़ने की बजाय उसमें ग्रोथ रेट में तो कमी आई है, ये तो राहुल जी भी मानेंगे। और ऐसी स्थिति है जैसे कि बाजारों की बाहर के देशों की, हमारी एक्सपोर्ट में काफ़ी कमी दिख रही है, लेकिन आयात जारी है, आयात जारी है, इंपोर्ट्स जारी हैं। तो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट को मानने का मतलब ये है कि अपना नुकसान करना, जब कोई फायदा ना पहुंचा हो किसी और एग्रीमेंट में। तो क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि भले ही हम एग्रीमेंट ना माने हो, लेकिन हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर कि एग्रीमेंट मानने ना मानने के बीच में फर्क बहुत कम रह जाएगा? ये तो आप एक बहुत मुद्दा बड़ा उठा रही हैं जो ऑटोनोमस लिबरलाइजेशन का मामला है। यदि उसके ऊपर चर्चा करना चाहें तो मैं इस समय उसको मुद्दे को लाना नहीं चाहता था कि हमने किस तरह से, चाहे वो सेवाओं में था चाहे हमारे दूसरे क्षेत्रों में, कैसे अपने बाजार को खोला है और बिना कोई गेन करते हुए। तो वो एक बड़ा मुद्दा है। मैं तो अभी WTO और नैरोबी मिनिस्ट्रियल के ऊपर अपने आप को रख रहा था और मुझे लगता है कि यदि आप 1986 में दौरान जबकि WTO का जन्म होने का शुरू का उरुग्वे राउंड में बातचीत शुरू हुआ था और 1995 में जन्म हुआ उसका, उस समय देश का रुख क्या था? देश का रुख था बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, सेवाओं के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, वी डिडंट वांट टू इंक्लूड सर्विसेज देयर। और जो हमने जो एग्रीमेंट किया भी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज में, उसमें हमने सेवाओं के लिए पॉजिटिव लिस्ट अप्रोच को लिया। आज हमारे ऊपर नेगेटिव लिस्ट थोपी जा रही है डिफरेंट मेगा रीजनल एग्रीमेंट्स में, और बातचीत हो रही है इस देश में कि भाई इसके अलावा बाहर नहीं रह सकते मेगा रीजनल एग्रीमेंट से। हमें लगता है कि नेगेटिव लिस्ट को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है हमने, जिसका मतलब है कि यदि आपने आज तय नहीं किया कि आप किस क्षेत्र को नहीं खोलेंगे, यदि जो क्षेत्र आप कहेंगे कि नहीं खोलेंगे, बाकी सारे क्षेत्र खुला। हम अपनी पुरानी वचनबद्धताओं से धीरे धीरे किनारा करते जा रहे हैं और कटते जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ। शुड बी लिंक जो है पीस क्लोज के साथ में, और वी शुड फाइंड आउट कि कितने सालों तक सब्सिडी के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ये डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में है तो वो करना चाहिए। और बिफोर वी साइन ए ट्रेड फैसिलिटेशन एक्ट, मेरे ख्याल से अभी तो नई एग्रीमेंट अभी नहीं मेरे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ ओपन है। अभी कोई नतीजे के ऊपर डेवलपिंग कंट्री बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हैं। हमको हमारी पॉपुलेशन को फीड करनी है, मार्केट प्राइस पूरा देना है, गरीबी में से बाहर निकलना, सुसाइड कम करने, हमको PDS को और भी जो स्ट्रेंथनिंग है उसको स्क्रैप करने की वो बात कर रहे हैं, हमको उसको रखना है। ये सब चीज़ों को साथ में देखते हुए जहाँ तक एग्रीकल्चर का सवाल है, मैं ऐसा कहूँगा कि है तो ह्यूमन रिसोर्स का फ्री ट्रेड क्यों नहीं है,
वो उस राउंड के अंदर क्यों नहीं आता है, स्किल लेबर का क्यों नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये जो लेबर का जो पूरा क्लोज है वो एक साइड के अंदर रख दिया गया, और हमारे पास स्किल लेबर फोर्स सभी जगह पर काफ़ी अच्छा है, दूसरे देशों के अंदर जा सकते हैं, वहाँ भी जा सकते, वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं वहाँ पर, और तुम्हारे ऊपर उनकी पॉपुलेशन को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, इसकी वजह से उनका है तो ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, वी आर ट्रेड डेफिसिट अभी तो है देश के अंदर। तो ये जो इंटरनेशनल है तो ट्रेडिंग है, उसके अंदर सब अपने अपने देश की जितनी भी पॉपुलेशन है उसको अच्छी तरह खाना, अमेरिकन फार्मर्स और इंडियन फार्मर्स दोनों की कंपैरिजन करके अगर जो आप सब्सिडी में देखेंगे तो हमारे यहाँ तो $2 के या $1 के अंदर वो बेचारा पूरा कर रहा है, वहाँ उसको $120 या $200 की पूरी जो है। तो ये सब जो चीजें हैं ये हमको असर करती है, और इसी वजह से डेवलपिंग जो कंट्रीज और हकीकत पता है, हमें मालूम है कि हमारे यहाँ 20-22% आबादी अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। हमें मालूम है हमारी सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो आज भी कृषि पर डिपेंडेंट है। हमें मालूम है कि सेवा क्षेत्र से हमें क्या मिलता है और हमें इसको कैसे आगे बढ़ाना है। लेकिन हमें देखना इस बात को लेकर है कि हम अपनी बात कितनी ज़ोरदार तरीके से रखें ताकि हमारी बात की सुनवाई उसी लेवल पे हो जिस तरह से विकसित देश अपना दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पर हम अपने आप को कितना मजबूती से रख पाते हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अपनी चर्चा में यहाँ पर युवाओं को भी शामिल करेंगे। रुकते हैं ब्रेक के लिए। खुल्लर साहब, हम बात ये कर रहे थे कि कृषि क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा कैसे की जाए, लेकिन सिर्फ कृषि ही नहीं और भी व्यापार के बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें हमें अपने हितों की रक्षा करने का बड़ा सवाल है। एक SNDT प्रावधान किया गया था ताकि विकासशील देश जो है वो अपने हितों की रक्षा कर सकें और अपने मुद्दों को ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से रख सकें। क्या वो कामयाब नहीं हो पा रहा है? दरअसल बात यह है कि जब से GATT बनाया और WTO उसके बाद ये प्रोविजन, इसको कहते हैं स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, करीबन जितने एग्रीमेंट्स हैं उन सब में ये इंसर्ट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि किसी तरह जो बड़े देशों के पे ऊपर या रिचर देशों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे थोड़ा कम और डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपिंग कंट्रीज की है। अब ये मतलब 40 साल से चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। US और ये डेवलप्ड कंट्रीज का एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये है किसी तरह ये प्रोविज़न बड़े डेवलपिंग कंट्रीज के लिए हटा दिया जाए, जैसे कि ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका। और उनका मकसद ये है कि किसी तरह इन बड़े कंट्रीज को दबाव में डाल के अलग कर दें ताकि ये बड़े बड़े मार्केट्स खुल जाएं उनके लिए। तो ये भी एक बात चल रही है। अब मुसीबत ये है कि जो कानून में ऑलरेडी लिखा हुआ है वो हटाया नहीं जाता जब तक सहमति नहीं प्राप्त होती। तो इस पे तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में ना उनकी कोई ना डेवलपिंग कंट्री देने को तैयार है और ना डेवलप्ड कंट्री को कोई रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है कि ये हो जाएगा। तो उसकी मैं फिक्र ज़्यादा नहीं करता। मेरे को ज़्यादा फिक्र इस बात की है कि एग्रीकल्चर के अलावा कई और मुद्दे हैं, जैसे आपने कहा नॉन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के मुद्दे हैं, सर्विसेज के मुद्दे हैं, जैसे मिस्त्री जी बोल रहे थे, वो सब रुके हुए हैं। और हिंदुस्तान ने बहुत कुछ कर लिया है इन पे, जैसे कि इंडस्ट्रियल टैरिफ्स हमने बहुत घटा दिए, इसीलिए तो इंपोर्ट्स इतने ज़्यादा हुए जो अबरोल साहब कह रहे हैं। तो हमने तो अपना हिस्सा जो करना था ट्रेड को लिबरलाइज करने का वो तो कर डाला, लेकिन उन्होंने नहीं, वो अब करने को तैयार नहीं है। मतलब ये तो चोरी और सीना जोरी। एक हमने आश्वासन दिया, दबाव में आते जा रहे हैं। हम क्यों उनके दबाव में आते जा रहे हैं? 2005 में एक एग्रीमेंट हुआ गैट्स का और उसके बाद धीरे धीरे करके सेवा क्षेत्र भी खुलता चला गया और उस पर एक तरह से अब तो एकदम पूरी तरह से खोल देने का दबाव बढ़ चुका है। हम क्यों इस तरफ आगे बढ़ते चले गए? हम क्यों दबाव में आ रहे हैं? नहीं, मैं ये क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ और हमारे जो मित्र यहाँ पर हैं उनके लिए भी कि गैट्स का जो है सर्विसेज खुला नहीं है। 2005 में इंडिया ने एक कहा था कि हम कुछ क्षेत्र हैं उसको खोलने की तरफ खोल सकते हैं
और उसमें एक हायर एजुकेशन खाता, वो तो बाद में हम बात कर सकते हैं। और जो आपने बात रखी, हम क्यों दबाव में आ जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है, और ये हमें अपने आप में भी सोचना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए आप ट्रेड फैसिलिटेशन की बात कर रहे थे आपने, हमने जब ट्रेड फैसिलिटेशन के नेगोशिएशंस हो रहे थे तब हमने कहा, इंडिया ने बढ़ चढ़ कर कहा था कि ये जो डिमांड हमारे ऊपर आएगी, ट्रेड फैसिलिटेशन का मतलब ये है कि आप जितने कस्टम्स के प्रोसीजर्स हैं, आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको दुरुस्त कीजिए ताकि ट्रेड ठीक तरह से हो, आसान हो, फैसिलिटेट कर रहे हैं ट्रेड को। तो अब हम जो कर रहे थे वो अब हम अपने पेस पे कर रहे थे। अब WTO में इसको लेके जाने का मतलब है टाइम फ्रेम हो जाएगा कि आप इतने तारीख तक इतना कीजिए, इतने तारीख तक ये करिए। और इस मामले में मतलब सब कंट्रीज ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट को रेटिफाई कर रहे हैं, जाके कह रहे हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारा देश भी करने वाला है। जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है, हमारी कैबिनेट डिस्कस कर रही है इस मामले को और हम उसको करने वाले हैं। पता नहीं अब अभी होगा, 10 दिन बाद होगा, पर होने वाला है। पर इस पे कोई चर्चा हुई नहीं है कि हम कितने सक्षम हैं। जो बात पहले हमने नेगोशिएशंस में रखी थी और ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट में क्या 100% ट्रेड के लिए ओपन कर दिया जाएगा बाजार नहीं, जो प्रोसीजर्स हैं वो खुल जाएंगे। और अब काफ़ी लोगों का मानना यह है कि देखिए, हम निर्यात तो कर नहीं पा रहे हैं, तो ट्रेड फैसिलिटेशन का वो होगा कि हम जो आयात हो रहा है वो और आराम से आयात होगा। तो मुझे लगता है कि इन मुद्दों पे संसद के अंदर और बहस बाहर होनी चाहिए, अच्छी बहस होनी चाहिए, ताकि आप दोनों ये कह रहे हैं कि हम जितना निर्यात करना चाहिए वो तो कर नहीं पा रहे हैं और आयात के रास्ते लगातार खोलने के लिए और सुगम बनाने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। इससे किसका फायदा होगा? क्या हमारे देश की जनता का फायदा होने जा रहा है इससे? यदि आयात बढ़ता है तो आपका औद्योगिकरण के ऊपर काफी असर पड़ता है। आपकी कोई औद्योगिक नीति जो है, मेक इन इंडिया का यदि आप प्रोग्राम लेना चाह रहे हैं या उसको रिवाइव करना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर तो बहुत बड़ा आघात होगा। यदि आयात खुला होता है और ज़्यादा बढ़ता है, और निर्यात बढ़ाने के लिए तो आपको दूसरे बहुत सारे मुद्दे भी हैं जिनके ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा और बचाना पड़ेगा। जो न्यू इश्यूज़ के ऊपर यदि आप बचाएंगे नहीं तो आपकी मेक इन इंडिया सक्सेसफुल नहीं होने वाली, क्योंकि जो पूरा ट्रेड का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है ओवर द पूरा। हम ज़्यादातर इंटरमीडिएट इनपुट्स को सप्लाई करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स को सप्लाई नहीं कर रहे। हम ग्लोबल वैल्यू चेन्स के बीच में इंटीग्रेट किए जा रहे हैं। तो उसमें ये जितने भी कई बार हमारा यदि निर्यात बढ़ता भी है तो इतना जो है आयात के ऊपर डिपेंडेंट है कि हमारे को कोई ज़्यादा गेन नहीं होते। हमारे जो वैल्यू एडेड है वो भी बहुत कम है, और जो वैल्यू तो कैप्चर ही नहीं कर पाते, क्योंकि वैल्यू कैप्चर जो होती है वो बौद्धिक संपत्ति अधिकारों से होती है, जब मार्केटिंग जो लोग करते हैं, जो प्रमोशन करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं गोपाल जी, कि आप नाइक का ले लीजिए, आईफोन का ले लीजिए। आईफोन में चाइना सिर्फ 2% जो है वैल्यू जो है कैप्चर करता है। 50% वैल्यू जो उसकी कैप्चर होती है वो यूनाइटेड स्टेट्स करता है उसकी। इसी तरह से नाइक में, रीबॉक में, सारे किसी भी मामलों में ले लीजिए। अब जो है इस ट्रेड से गेन्स कितने हो रहे हैं, इसके लिए भी कोई एक वाइट पेपर होना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस ट्रेड फैसिलिटेशन से हमारे देश को क्या मुनाफा हो रहा है, क्या गेन हो रहा है, इस पर बहस होनी चाहिए। हमको सिर्फ उन चीज़ों पे नज़र रखना चाहिए जिनसे हमारे हित में बात हो और या हमारे नुकसान ना हो। उसमें एक एग्रीकल्चर है, दूसरा सब्सिडीज़ है ऑन एग्रीकल्चर, तीसरा ओपनिंग द सर्विसेज मार्केट। जैसे धर साहब बोल रहे थे, सर्विस मार्केट तो आपने पहले खोला ये सोच के कि आप हमको सर्विसेज बेचोगे। 20 साल निकल गए, अरे भाई अब तो हम कम्पिटिटिव हो गए, भाई अब तो हम सर्विस मार्केट नहीं खोलेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने खोल दिया तो मुसीबत हो गई। तो मैं मिसाल के तौर पे ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी मुद्दा आप उठाएं जिसमें भारत की हित है, हम इस पर यूएस है लीड चार्ज है यूएस का कि किस तरह को हम इस पर चर्चा करेंगे कि भारत के हित में और क्या करने की जरूरत है। लेकिन अब सवाल ले लेते हैं कुछ यहाँ पर छात्र छात्राओं से। जी
मेरा प्रश्न बीजेपी के स्पोक्स पर्सन गोपाल कृष्ण जी से है। क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछूंगा अभी। तो एक तरफ आप लोग नेशनलिज्म और मेक इन इंडिया का नारा देते हैं और दूसरी तरफ आप विश्व बाजार में शिक्षा को नीलाम करने जा रहे हैं, तो इस पे आप अपना रुख स्पष्ट कीजिए। देखिए, जहाँ तक आपने शिक्षा की बात की, ये जो चर्चा है वो है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वह नए इश्यूज़ को इस WTO में लाना चाहते हैं, जिसमें कि एनवायरनमेंट है या एजुकेशन है, लेकिन जहाँ और लेबर है। जहाँ तक हमारी पार्टी का या गवर्नमेंट का इसमें स्टैंड है वो स्पष्ट है कि हम एजुकेशन को ट्रेड फैसिलिटेशन के अंदर नहीं लाना चाहते। एजुकेशन नेशनल इम्पोर्टेंस की चीज़ है। लेबर, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, ये जो ई कॉमर्स को छोड़ के बाकी जो 3-4 मुद्दे हैं उनको हम अभी तक गवर्नमेंट का ये स्टैंड है कि हम उनको WTO के अंदर नहीं ले जाना चाहते। ये क्योंकि ये हमारे लिए आर्थिक विकास के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए और देश के राष्ट्रीय उत्थान के लिए आवश्यक मुद्दे हैं। ये ट्रेड के मुद्दे एक छोटा सा सवाल स्टूडेंट्स की तरफ से मैं पूछना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा विरोध है, नॉन नेट वजीफे को क्यों ख़त्म कर दिया गया? नहीं, उसमें जैसे ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर ने भी कहा है कि यह गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं था, वो UGC ने स्टैंड लिया, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कमेटी बना दी और अभी तब तक कंटिन्यू तो कर ही रहे। हम लोगों, सरकार ने तो नहीं कहा कि हम इसे खत्म कर देंगे। UGC के ऑर्डर से ये हुआ, उस इशू के लिए सरकार ने अभी इसका मतलब अभी आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। सरकार डरने की भी जरूरत नहीं है, पूरी तरह से विद्यार्थियों के साथ है सरकार। जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि इसको कंटिन्यू करेंगे। कमेटी बिठा दी है जिसमें सबका रिप्रेजेंटेशन है और वह उसके डिसीजन को, डिस्कशंस को एजुकेशन के मुद्दे पर सरकार इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे झुकने के लिए नहीं तैयार है, ऐसा ये वादा कर रहे हैं। UGC के उससे सहमत पूरी तरह से नहीं है जी, और उसको ध्यान में रहेंगे। और अरुण साहब जवाब देना चाहते हैं। अमृता जी और गोपाल जी, मैं खुश हूं कि गोपाल जी कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अपन बाजार खुला नहीं करना चाहते हैं और गैस के अंदर नहीं लाना चाहते, WTO के तहत नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि आपने मोड 4 का अभी बात किया, आपने कहा कि यदि वो मोड 4 यदि आप उसको प्रेस करते हैं वहाँ पे, हालांकि अभी तक कोई ज़्यादा सफलता हमें मिली नहीं है, और आपने कहा कि वो फ्रीडम चाहिए। मिस्त्री जी भी कह रहे थे यहाँ पे एक ऐसी देश में राय बन रही है कि कुछ नर्सेज बाहर चली जाती हैं, कुछ H1B वीज़ा चले जाते हैं, उसके आड़े में अपन सारे अपने क्षेत्र, चाहे सेवाओं के, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो बैंकिंग और फाइनेंस का हो, चाहे वो एनवायरनमेंट एंड सैनिटेशन का हो, यदि देखें 2005 की जो रिवाइज्ड ऑफर है हमारी, और यदि आप उसने इस मोड 4 के कुछ यदि आपके वीज़ा बढ़ते हैं, क्योंकि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सरकार के ऊपर आप अंकुश लगा सकते हैं कि भाई ये सिर्फ कुछ मोड 4 में यदि कुछ फ़ायदा भी यदि आपको, हालांकि दिया तो नहीं है, यदि वो देने को भी तैयार हो जाए, लेकिन ये क्षेत्र जो है नेशन बिल्डिंग के हैं, ये राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र है, इनको कभी खोला जाना नहीं चाहिए। शिक्षा को व्यापार का आधार बन सकता है, और 2005 की रिवाइज्ड ऑफर में जो है वो एजुकेशन, कहीं आप उसको कमिटमेंट मत बना दें, ये आपको ख्याल रखना होगा। नहीं, बिल्कुल सर्विसेज सेक्टर को इनकी मुद्दों के साथ जोड़ने के लिए WTO में सरकार सहमत नहीं है और इसको स्ट्रांगली इसके अगेंस्ट स्टैंड लेगी। आपने आज वचन दिया है हमारे शो में, बहुत बढ़िया बात है यदि आप ये कह रहे हैं। अभी आपने बोल दिया है कि WTO में हम सर्विसेज कंसिडर नहीं करेंगे, स्पेशली एजुकेशन। लेकिन देखिए, जो भी यूनिवर्सिटी में हो रहा है, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ में, DU में, अगर CBCS आया तो, या अगर UGC अभी नॉन नेट फेलोशिप देने की नहीं, मतलब रोकने की बात कर रही है, और वो भी MHRD का ही एक तरह से फैसला है, क्योंकि 7th को जो मीटिंग हुई थी 7 अक्टूबर को, उसमें ही ये फैसला लिया गया था, जब ये बात हो रही थी कि वो नॉन नेट फेलोशिप बढ़ाएंगे, पर उन्होंने स्क्रैप करने का फैसला लिया। तो हम तो ऑब्वियसली इसको इसी नज़र से देख रहे हैं कि चाहे CBCS हो, चाहे UGC नॉन नेट फेलोशिप स्क्रैप करना हो, ये दिस इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ द लार्जर प्रोसेस, जो एट द एंड ऑफ विच जो कल्मिनेशन पॉइंट है उसका, वो एक तरह से आप अपना जो है शिक्षा का जो बाजार है एक तरह से वो खोलना चाहते हैं प्राइवेट कैपिटल के लिए, और ना कि डोमेस्टिक प्राइवेट कैपिटल, बट फॉरेन प्राइवेट कैपिटल क्या करना चाहती हैं? तो मेरा सवाल ये है कि अगर WTO का जो है, ये तो उन्होंने अभी बोला है इन दिस डिबेट, ड्यूरिंग दिस डिबेट, राइट, लेकिन वो जो कह रहे हैं और जो सरकार प्रैक्टिस कर रही है उसमें फर्क है, आप ये कहना है। देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो मेरा मुद्दा मेन ये है कि जो क्या कहते हैं पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज में एक से एक प्रोग्राम आए जा रहे हैं जिनका डिस्टॉर्शन हो रहा है, जिससे पब्लिक एजुकेशन का,
उसका और WTO में जो एजुकेशन खोलने का वो है, उसका लिंकअप क्या है? क्योंकि ये सब इनका अभी का बयान है। आई थिंक प्रोफेसर साहब इसका जवाब दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं, जो उनकी एंजाइटी है मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, क्योंकि हम जो कह रहे थे कि कुछ बाहर के मुद्दे आ जाएंगे WTO में कुछ देश मिलके अपना नेगोशिएशंस कर रहे हैं। एक है ट्रेड इन सर्विसेज एग्रीमेंट, क्योंकि ये इन करीब 23 देश हैं इसमें। यूरोप एक सिंगल देश के एंटिटी के तौर पे नेगोशिएट करता है, तो 28 देश वहाँ पर आ गए और बाकी 22 देश मान के चलिए आप। तो इन लोगों का कहना था कुछ 2-3 साल पहले, उन्होंने कहा कि WTO में जो सर्विसेज का ट्रेड है, नेगोशिएशन है, बड़े धीमा चल रहा है, तो हम लोग इसको अलग से कर लेते हैं नेगोशिएट। हाँ, और ये इसको हम प्लूरिलैटरल एग्रीमेंट कहते हैं। तो वो नेगोशिएशंस चल रही हैं और एक दबाव हम पर भी है कि हम उस नेगोशिएशंस को ज्वाइन करें। तो ये एक अजीब सा विडंबना सा है, एक सिचुएशन है कि WTO के मेंबर्स हैं, WTO के अंदर बैठ के वो एक अपना नेगोशिएशंस कर रहे हैं और उसके जो रूल्स हैं वो WTO के जो गैट्स के रूल्स हैं उससे बिल्कुल अलग हैं। उसमें जो दिनेश बोल रहे थे कि उसमें पहले हमारा ये था फ्लेक्सिबिलिटी कि हम जो सेक्टर चाहें उसको हम ऑफर कर सकते थे, उसको हम पॉजिटिव लिस्ट कह रहे थे। अब इसमें अभी ये मान के चलना पड़ेगा कि सब सेक्टर्स हम ऑफर करें और उसमें हम कुछ एक्सेप्शंस लगाए जी। तो एक्सेप्शंस का ये जो मतलब वो है कि सब लॉबीज इसमें भिड़ जाएंगी। कोई कहेगा कि भाई हमारा ये जो लॉबी स्ट्रांग होगा, अब स्टूडेंट्स कितने कर पाएंगे, तो ये इशू आ सकता है। तो हमें आपको आशंका है कि ये इशू आ सकता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स की जो शंकाएं हैं वो अभी निराधार नहीं है। हाँ, सरे से उसको नकार नहीं सकते। अगला सवाल सर मैं पूछना चाहूँगा, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक इंडियन इकोनॉमिक्स में दिया गया डेफिनेशन, जो पर डे 25 रुपये कमाता है वो व्यक्ति गरीब नहीं है, ऐसा इंडियन इकोनॉमिक कहती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि एक सड़क पे भारत देश में जो है रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है वो भी 25 रुपये से ज़्यादा गरीबी मतलब 25 रुपये से ज़्यादा पर डे कमाता है। तो इसका मतलब जो गवर्नमेंट वो पूरे विश्व के सामने ये दिखाना चाहती है कि हमारा देश गरीब नहीं है, या फिर ये बताती है कि हम गरीबी, हमारे देश में अब कोई गरीब रह नहीं गया है। असल में उनकी आर्थिक हालात इस प्रकार से है कि कोई भी इंसान जो है 25 रुपये कमा भी रहा है लेकिन असल में वो गरीब है, लेकिन गवर्नमेंट उन्हें गरीब नहीं मानती है, उन्हें वो सुविधा मिलती नहीं है। तो ये आखिर इकोनॉमिक्स में ये डेफिनेशन क्यों दी गई है कि 25 रुपये पर डे कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है, बल्कि UN वही कहता है कि 1 पॉइंट कुछ डॉलर कमाने में वाला वो व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता। ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं सेट होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं UN के डेफिनेशन पे लेके चलती है? क्या दिक्कत है इसका? आपके दो सवाल हैं, एक अलग है एक अलग है। जहाँ तक सरकार ने पॉवर्टी लाइन डिटर्मिन की है उस पर मेरी कोई अथॉरिटी नहीं, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल नहीं सकता उन चीज़ों पे। दूसरी बात जो आपकी वो बिल्कुल उचित है, वो ये है कि यदि हम गरीब देश हैं तो आपके जितने नेगोशिएटर हैं, पॉलिटिशियन हैं, पब्लिक स्पीकर्स हैं, वो जाके बाहर ये क्यों से कहते हैं कि गरीबी हट गई? ठीक है, मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ, हमारे यहाँ से कोई भी जाके WTO में ना एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस में कोई ये नहीं कहता कि हम गरीब देश नहीं। उल्टा हर बार, और मैं आपको बिल्कुल पक्का आश्वासन देता हूँ, कई बार दिखाना पड़ता है इतने मिलियन लोग हिंदुस्तान में आज की तारीख में गरीब हैं, और उससे ज़्यादा मतलब जहाँ भी आप पॉवर्टी लाइन ड्रॉ करोगे उसके नीचे जितने नंबर है वो नंबर आप गिन लीजिए। तो पॉवर्टी लाइन यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो, आप किसी मेट्रिक पे देखेंगे हिंदुस्तान में गरीबी बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए कई चीज़ें जो मतलब आप ये कह रहे हैं खुल्लर साहब कि अगर नेगोशिएशन इंटरनेशनल लेवल पे कहीं हो रहा है तो सरकार को अपना सही पक्ष रखेगी तो तभी शायद जनता का हित और ज़्यादा सध पाएगा। अगला सवाल ले लेते हैं जी। मैं वापस फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर पर आना चाहूँगा। जैसे कि पिछली एक रिपोर्ट में ऐसा बताया गया था कि जो PDS सिस्टम है और जो भी है उसमें कुछ फ्लॉस पाए गए। जैसे एक कमेटी ने बताया गया कि 45% है वो पहुँचता नहीं है BPL को। तो मेरा सवाल ये था, क्या जब अभी जो मीटिंग होने वाली है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, उसमें क्या जो डेवलप्ड नेशंस है वो क्या इस बात को रखेंगे कि जब आपकी सब्सिडी सही तरीके से लोगों को पहुंच नहीं रही है तो फिर उससे क्या फ़ायदा, मतलब तो उसे देने की ज़रूरत क्या है और उस पर लड़ने की ज़रूरत क्या है? अबरोल साहब, आप
जवाब देना चाहेंगे? नहीं, ये एक घरेलू मसला है। घरेलू मसला है और इसमें हमने कई स्टेट्स में ये भी देखा है कि हमने अपने जब सिस्टम को सही किया है तो लोगों के पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उनकी पहुंच बनी। ये तो बिल्कुल साफ जाहिर है, बहुत सारी स्टेट्स ली जा सकती हैं, डिफरेंट पार्टीज की स्टेट्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया, इंक्लूडिंग रूलिंग पार्टी की भी स्टेट्स हैं, उन्होंने भी ठीक परफॉर्म किया। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास ऐसे आर्गूमेंट्स हैं, तर्क दिए जा सकते हैं कि भाई ये मामला अपन क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पे मेरा ख्याल है कोई WTO में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो जहाँ तक है जो पीस क्लॉज है, परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना है, मेरे को लगता है कि जैसे कि विश्वजीत ने अभी कहा, डॉक्टर धर ने कहा कि भाई लगता नहीं कि हमें परमानेंट सोल्यूशन मिलने वाला है। तो उसके लिए कितना सरकार दबाव बनाएगी, क्या होगा वो नहीं, मुझे एक मुद्दा ये भी है यहाँ पर मैं बोल लूँ कि एक तरह से मतलब ये जो इसका जो भूत है, आप कह रहे हैं कि वो वहाँ पे रखेंगे कि नहीं, पर ये जो विकसित देशों का जो भूत है वो हमारे ऊपर है, क्योंकि सरकार अभी भी ये बात हो रही है और नीति आयोग में बात हो रही है कि क्यों ना हम PDS को छोड़ के हम डायरेक्ट इनकम ट्रांसफ़र करें, हाँ, और सीधे उनको दें, कैश ट्रांसफ़र करें। और उससे, क्योंकि PDS का जो आप बात कर रहे हैं वो एक तरह से है सिस्टम में कहीं ना कहीं बात चल रही है। सरकार में एक सोच ये भी है, मैं इसलिए रखना चाह रहा हूँ कि हम बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं और सब्सिडी को घटाना जरूरी है। एक तरफ तो सरकार में ये सोच है कि बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं, दूसरी तरफ अब तक खाद्य सुरक्षा बिल पास होने के बावजूद लागू नहीं हो सका है। लेकिन मैं अगले सवाल की तरफ जाना चाहूंगी। मैं इस पे कमेंट जरूर कहना चाहूँ कि ये नहीं है कि सब्सिडी ज्यादा दे रहे हैं, टारगेटेड नहीं है, लीकेजेस है। या अगर आप वही तो बात हो जाती है ना, CAG की रिपोर्ट देखें तो 26 में से 25 स्कीम्स में उनकी रिपोर्ट्स है कि एक्सट्रीम लीकेजेस है। लेकिन तो इस लीकेजेस को दुरुस्त करने का जिम्मेदारी तो सरकार का ही है और सरकार तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की जो बात है या बैंकिंग सिस्टम को इंक्लूसिव बैंकिंग के थ्रू डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर, उसी का पर्पस। जाते जाते आप सभी से एक सवाल मैं जरूर करना चाहूंगी। अगले हफ्ते ये कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रहा है, भारत का रुख क्या होना चाहिए? वो कौन से मुद्दे हों जिस पर भारत अपनी बात जोरदार तरीके से उठाए? देखिए, जो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा वो तो कह रहे हैं कि कोमा में है, WTO कोमा में है, डेड हो रहा है, और आप जो है दोहा डेवलपमेंट एजेंडा से बहुत होप लगाए हुए हैं। मुझे तो लगता नहीं कि वो डेवलपमेंट डायमेंशन डिस्कस करने वाले हैं, वो आपके ऊपर इम्पोज करने वाले हैं वही कि भाई हमारा अपना बाजार खोल दो और नए इश्यूज को एडमिट कर लो। और लगता है कि यदि हम फर्म नहीं होंगे तो ये, मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट में आ जाने वाला है। ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। जी, आपकी चिंता नहीं, मुझे तो मेरा तो ये है कि भारत को अपना रुख ये क्लियर करना चाहिए कि दोहा एजेंडा पे हम बने रहें, क्योंकि उसी से जो भी हमने बातें कही कृषि के क्षेत्र में और बाकी जो सर्विसेज के जो इश्यूज रेज किए, उसको हम इक्विटेबली हम एड्रेस तभी कर सकते हैं जब हम WTO में दोहा डेवलपमेंट राउंड के अंडर करें। तो हमें उसको जोर देना चाहिए और बाकी देशों के साथ हमें मिल के इंश्योर करना चाहिए कि दोहा को साइड में नहीं हटाएं। जी, दोहा को साइड में ना हटाकर बल्कि इस दोहा को केंद्र में रखते हुए अपने मुद्दे को मनवाने के लिए भारत सरकार कितनी प्रतिबद्ध आपको लगती है, और इसमें आगे बढ़ने के लिए उसे और क्या करने की ज़रूरत है? मेरे विचार में दो चीज़ों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। एक तो कि दोहा का एजेंडा सेंटर में होना चाहिए, और उसमें जो प्रीवियस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में एग्रीमेंट साइन की थी कि इस पे काम शुरू होना चाहिए, इन दिनों पे कॉम्प्रोमाइज़ कैसे? अगर मिनिस्टर ने ऑलरेडी एग्री किया हुआ काम शुरू करना है तो काम रुकने की क्या बात हुई? एक तो ये। दूसरा, जहाँ रही बात नई मुद्दों की, चलिए ठीक है, पहले आप ये तो करके दिखाइए, फिर नए मुद्दों की बात करते हैं, फिर नए मुद्दों की बात करेंगे। पहले तो आप जो डेवलपमेंट एजेंडा सन 2000 से सेट किया था, 15 साल खींचे जा रहे हो, पहले वहां पर तो भी कुछ दिखाइए, फिर अब नए मुद्दों की बात करें। एक तो 15 साल पुराने मुद्दों पर विकसित देशों को ले आने का दबाव है, और दूसरी तरफ एकता भी बनाने की चुनौती है। अगर विकासशील देशों की एकता बना ले सरकार तो शायद अपने मुद्दों को ज्यादा दमदार तरीके से उठा सकती है। एक लाइन में आपका जवाब। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि जो फोकस आपने पूछा, एक तो पुराने मुद्दों को कंटिन्यू करके उनको स्ट्रांगली लेने की बात है। दूसरा, जो नए मुद्दे लाना चाहते हैं जिसमें एजुकेशन, एनवायरनमेंट, इन्वेस्टमेंट, लेबर को लाना चाहते हैं, उनको हम पूरी तरह से ब्लॉक करेंगे। और जो
ट्रिप्स प्लस करके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में भी कुछ डेवलप कंट्रीज लाना चाहते हैं, उसको भी ब्लॉक करने की बात है। और तीसरा जो डिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में से एमर्जिंग कंट्रीज को बाहर ला दें, 3-4 कंट्रीज को एमर्जिंग कंट्री की जो नई डेफिनेशन वो क्रिएट करना चाहते हैं, उसको अफ्रीकन कंट्रीज और बाकी कंट्रीज के साथ रख के उस ग्रुप को स्ट्रेंथन करने का हमारा टारगेट रहेगा। यही हमारी नेगोशिएशन हमें उम्मीद है कि ये जो वचन और प्रतिबद्धताएं यहाँ पर जताई जा रही हैं, इंटरनेशनल फोरम पर भी जताई जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सबका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।